अब तक हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, इसमें हम लोग सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक, चैप्टर 1 2 3 4 इन सब की क्लास वीडियो जो है, ठीक, वो यूट्यूब पर है और प्लेलिस्ट में है। ठीक, तो करना क्या है, बात ध्यान से सुनो। ठीक, यह प्लेलिस्ट हर संडे का पूरी देखनी है, समझो कि नहीं? हर संडे का पूरी प्लेलिस्ट का रिवीजन करो। ठीक, और साथ में जो नोट्स बना रखे हो उनका पास में रखो। ठीक, साथ में नोट्स रखो और लेक्चर का डबल स्पीड पर देखो। आधा घंटा का एक लेक्चर है, 15 मिनट में पूरे लेक्चर खत्म। एक लेक्चर 8 लेक्चर है टोटल, लगे हैं 1.5 घंटा या 2 घंटा, बहुत ज्यादा, समझो कि नहीं? तो तुम्हारे एक दिन में पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाना है। इसे वही का इसे ही चीज तुम्हें दिमाग में बस रही है एक तरीके से, समझो कि नहीं? बार बार वही चीज तो दिमाग में चीजें याद हो जाए पूरी तरीके से, समझो कि नहीं? इमत तुमका कुछ करना नहीं है, करना क्या है, सिर्फ नोट्स खोल के रखे हो सामने, क्लास वीडियो देख रहे हो, रिवीजन चल रहा है, समझो कि नहीं बात का? ठीक, तो यूं करना है हर बार। अब हम लोग शुरू कर पे क्लास 9 की फिजिक्स। ठीक, क्लास 9 की फिजिक्स। फिजिक्स में दो चीजें, पहला है थ्योरी, ठीक, जिसमें हम चीजें पढ़ेंगे का होती है। ठीक, और दूसरे में होंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, यानी इसमें होंगे क्वेश्चंस, सवाल होंगे। ठीक, याद रखना हम लोग सिर्फ इसमें एनसीईआरटी के सवाल करेंगे। ठीक, बाकी सवालों को हम हाथ नहीं लगाने वाले, समझे कि नहीं? तो क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना, पहली बात तो दिमाग में यही याद रखना है। जब भी कोई क्वेश्चन करोगे उसका कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि हम क्या बता रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर रखो, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कोई भी हो वो सॉल्व होगा। लेकिन अगर कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है तो तुम ये सवाल नहीं कर पाओगे। आज ही नहीं, कोई भी एग्जाम हो, जैसे अगर कोई का जेई करना है तो उसमें भी, अगर किसी को नीट करना है तो उसमें भी ये सवाल नहीं कर पाओगे अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है। सीधी सी बात। अब तक जो हम पढ़ते आए हैं क्लास 5th से लेके क्लास 8th तक, ठीक, हम लोग क्या करते थे, एक सवाल पकड़ा, उसको हमने सॉल्व किया, फिर अगला सवाल है इसी तरीके से है, उसको सॉल्व किया। ये पैटर्न था। इसमें ये नहीं होने वाला है, पहले बता दे रहे हैं। ठीक, या फिर हम करते कोई एक चीज चेंज कर दिया तो एक चीज यहाँ पे नहीं चेंज होगी, कंसेप्ट चेंज होगा। कंसेप्ट हम तुमको थ्योरी में पढ़ाएंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन तुमको न्यूमेरिकल में करना होगा। समझे कि नहीं बात को? तो दिमाग को खोल के समझना है, समझो कि नहीं बात का? यो नहीं सोचना है कि हमका जो है सिर्फ पढ़ना है, यहाँ पर जिनका समझना है, समझो कि नहीं बात का? है ना? क्योंकि छोटी छोटी चीजें तुमको इसमें क्वेश्चन गलत करवाएंगी, वो छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन को सही करवाएंगी। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं बात कर? ठीक, तो 9th के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि 9th के न्यूमेरिकल क्लास 11th की जो फिजिक्स है उसमें बहुत काम आएंगे। ठीक, और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों 11th में काम आती है। ठीक, तो याद रखना है कि फिजिक्स कठिन है। काहे कठिन है? काहे कि न्यूमेरिकल्स इसमें आ जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल्स नहीं होते, थ्योरी होती, तो बहुत मजेदार सब्जेक्ट हो जाती, लेकिन जैसे न्यूमेरिकल आते हैं तैसे टफ हो जाती चीजें। लेकिन ऐसे नहीं लेना कि समझ में नहीं आएगा, बहुत कठिन है। लाइटली तरीके से फोकस के साथ पढ़ते जाओगे, आराम समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन होगा। समझे कि नहीं? जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है चुपचाप ग्रुप पर सेंड करना है, उसके आंसर 10-15 मिनट में भेज देवे, उसका देखना है कैसे सॉल्व हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पूछ लो कि सर जी वाला क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आवा जो भेजे से। समझ गए कि नहीं बात का? अगर लापरवाही करी हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम कुछ नहीं जाने थे, हम पहले भी बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं। अगर लापरवाही करी हो तो सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम कुछ नहीं कर सके थे। समझो? अब तक मैथ में किए हो कोई दिक्कत नहीं, फिजिक्स में किए हो कोई मतलब केमिस्ट्री में करो कोई दिक्कत नहीं, मैथ और जो है हम लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ें कोई दिक्कत नहीं इन सब में। लेकिन अगर तुम ई सब्जेक्ट में लापरवाही करो, फिजिक्स में खासकर, तो समझ में ना आई और दिक्कत तुमका हुई। ठीक है, बाकी तुम लोग झेलत जाओ जैसा झेलना है। ठीक, हम तो कम पढ़ाना, हम तो पढ़ाई निकल जावे। ठीक, तो देखो फिजिक्स में पहले कौन कौन से चैप्टर किसमें क्या पढ़ना है ये समझ लेते हैं। एक रूपरेखा मिल जाएगी तो समझ में आएगा कि हमको क्या पढ़ना है। ठीक, तो पहला जो चैप्टर है वो है गति, यानी कि मोशन।
ठीक, फिजिक्स की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक, गति यानी मोशन से, बेसिक है। इसके पहले भी एक और चैप्टर होता है, हम तुम लोग को रिकमेंड करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये पढ़ लेना है। ठीक, होमवर्क है, समझ लो। पहले क्लास 9th में चैप्टर हुआ करता था यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें हम लोग फंडामेंटल यूनिट पढ़ते हैं और बहुत सारी ड्राइव यूनिट क्या होती हैं और सब यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। अब ये सिलेबस में है ना, तो इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, समझे कि नहीं? तो करना क्या है, इसको यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना है, समझे कि नहीं? यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 9th फिजिक्स। ठीक, और उसके नोट्स फिजिक्स के शुरुआत में ही इसे एक पेज में बना लेना है। ठीक, तो पहला चैप्टर होगा मोशन। मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मोशन के 3 समीकरणें होंगी, उनके बारे में पढ़ोगे। ठीक, मोशन और इसकी समीकरण, इक्वेशन, ये 2 चीजें इसमें मेजर पढ़नी है। मोशन की बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। ठीक, दूसरा चैप्टर है बल। बल यानी कि फोर्स और गति के नियम। लॉ ऑफ मोशन। ठीक, इसमें न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के, वो पढ़ना है। ठीक, और उसमें हम लोग प्रैक्टिकल भी किया जाएगा। ठीक है, कोशिश किया जाएगा प्रैक्टिकल के साथ तुमको ये समझा दिया जाए, ताकि आगे जब भी ये चीजें समझो तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े तुमको कहीं भी कभी भी। ठीक, ये चीज हमको करनी। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। ठीक, ग्रेविटेशन लिख लो बस। ठीक, तो ये चैप्टर पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण। अगला जो चैप्टर है वो है कार्य एवं ऊर्जा। ठीक है, वर्क के बारे में पढ़ोगे, एनर्जी के बारे में पढ़ोगे। ठीक, कि वर्क क्या होती है, क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के टाइप्स पढ़ोगे। ठीक है, वर्क में मास पढ़ोगे, वैल्यूम पढ़ोगे, ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक, और उसके बाद अगला चैप्टर है वो है ध्वनि यानी कि साउंड। ठीक है, और इसी में एक और चैप्टर होगा जिसका नाम होगा प्रेशर। ठीक, दाब। ठीक, तो ये इतना फिजिक्स का पूरा सिलेबस है जो तुमको पढ़ना है, समझो? ये पूरा पढ़ना है। इन सब में न्यूमेरिकल है, याद रखना है, इन सब में न्यूमेरिकल है। थ्योरी पोर्शन प्लस न्यूमेरिकल। ठीक, अब तुमको एक बात बता देते हैं जो तुमको करना है। ठीक, थ्योरी के लिए तो कॉपी बनाए पड़े ही हो, न्यूमेरिकल के लिए अलग से कॉपी बना लेनी है। ठीक, अलग से कॉपी बना लेनी है। ठीक, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल में जो हम फॉर्मूले लिखाएंगे, ठीक, उनको A4 साइज पेपर पे लिखना है। ठीक, A4 साइज पेपर पे लिखने के बाद उनको अपने जहाँ पढ़त लिखो तो कहीं पर भी वहाँ चिपका देना है, या फिर उनका लिखे रखे रहो, स्टेपलर करके थड़ के रख लियो अपने पास, समझो कि नहीं? जितने फॉर्मूले हैं उनका याद करना है बार बार, समझे कि नहीं? याद कर लोगे तो जब एग्जाम आएंगे तो तुमको टेंशन नहीं होगी कि हमको फॉर्मूले याद करने, क्योंकि कई बार एग्जाम में होगा सिर्फ यही पूछ लेंगे गति के 3 समीकरण लिखो, सिर्फ इतने क्वेश्चन पूछेंगे, वो फॉर्मूले हैं, तो तुमको फॉर्मूले याद होंगे तो तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे, समझे? तो चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 फिजिक्स, गति यानी कि मोशन। ठीक, तो चैप्टर शुरू होने से पहले थोड़ा समझते हैं। ठीक, अबाउट द अर्थ। पृथ्वी पर जो भी चीजें मौजूद हैं, ठीक, वो 2 तरीके में रह सकती। ठीक, जो भी चीजें धरती पर मौजूद हैं वो 2 तरीके से रहती हैं। पहला है कि कहाँ है भैया, कहाँ पानी, नहीं तो पानी भैया। पहला है रेस्ट में रहती, यानी विराम में। ठीक, जब कोई चीज रेस्ट में है, ठीक है, तो वो रुकी हुई मानी जाती है। ठीक, और दूसरा होता है जब कोई चीज मोशन में होगी, यानी गति में होगी। ठीक, तो रेस्ट में होने का मतलब क्या है कि वस्तु रुकी हुई है, और मोशन में होने का मतलब क्या है, वस्तु जो है चल रही है, या फिर कह सकते हो एक तरीके से
वो अपना जो प्लेस है, ठीक, वो चेंज करेगी, ठीक। तो ये चीज हम मानते हैं मोशन में। तो अर्थ में हम दो तरीके से चीजों को एज्यूम करते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम इसी को ब्रॉडर लेवल पे देखेंगे, ब्रॉडर मतलब होता है एक बहुत बड़े रूप में देखेंगे, ठीक है, तो धरती पर प्रत्येक चीज गति में है, कोई चीज रुकी हुई नहीं है ना। हर एक चीज क्या कर रही है, मोशन में है, रुकी हुई नहीं है। इसको हम ऑब्जर्व के हिसाब से बता सकते हैं, ऑब्जर्व करने के हिसाब से, ठीक। जब प्रेक्षण करते हैं तब बता पाते हैं, ठीक। ऑब्जर्व करने से हमें पता चलता है कि ये जो पूरी दुनिया है या पूरी धरती है वो रुकी हुई नहीं, वो भी एक मोशन में, ठीक। काहे बातें कर रहे हो, सुनाई नहीं पड़ता? तुम बोले माइक में आवाज आवता तुम लोगों नहीं, भाई ना बोला करो, सवाल करो चुपचाप। तो प्रत्येक चीज गति में, इसको ऑब्जर्व करने से कैसे पता लगेगा? जैसे कि कोई बस है, ठीक, बस में बैठे हुए जितने भी यात्री हैं, ठीक, ये बस इसमें बैठे यात्री, ठीक, ये 3 लोग बैठे हैं इस बस में, ठीक। ये बस जो चल रही है, ठीक है, इस बस में बैठे यात्रियों को क्या लगता है कि हम जो है, अगर बस को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, बस में किसी तरीके का ब्रेकर न लगे, ठीक, तो ऐसा लगेगा कि जो बस में बैठे लोग हैं वो रेस्ट में, समझे कि नहीं? उसके अंदर जो बैठे लोग हैं उसको, उनको क्या लगे कि वो रेस्ट में, गति नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठे। लेकिन जैसे पर्दा हटाया जाता तो बाहर की चीजें वो देखते हैं, ठीक, पेड़ पौधे, इंसान, घर, तो देखते कि ये चीजें गति में, यानी ये चीजें अपना स्थान चेंज कर रही हैं, समझे कि नहीं? लेकिन ये चीजें तो पृथ्वी पर स्थिर है, तो हम मानते कि ये पेड़ पौधे नहीं बल्कि हम गति में, तब हमको पता चलता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने से पता चलता है कि हम बस के अंदर बैठे तो हैं, हमको लगता है रेस्ट में, लेकिन हम एक्चुअल में मोशन में, समझे कि नहीं? कब पता चलता है? जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसी को ब्रॉड लेवल पर कैसे देखें? पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक चीज, पृथ्वी है ये, और पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक चीज जो है वो मोशन में है। हम कब कह पाएंगे? जब पृथ्वी के बाहर जाएंगे। पृथ्वी पर रहकर हम नहीं बोल सकते हैं कि ये जो चीज है वो मोशन में है या फिर रेस्ट में, है ना। तो हमको पृथ्वी से बाहर जाना पड़ेगा, यानी आउटर स्पेस में जाना पड़ेगा, समझे कि नहीं? तो जब हम आउटर स्पेस में जाते हैं, ठीक, काफी दूर जाते हैं, तब हमको पता लगता है कि पृथ्वी पर क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, ये रोटेशन। पृथ्वी कौन सा मोशन करती है? रोटेशन मोशन, है ना, रोटेशनल मोशन करती है, समझे कि नहीं? अपने एक्सिस पर घूमती, उसके साथ साथ सूरज के भी चारों ओर चक्कर लगाती, तो दोनों गति करती है ना। तो याद रखना है, तो रोटेशन कर रही है, इसका मतलब पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक चीज भी क्या करेगी? मोशन करेगी, है ना। कोई भी चीज पृथ्वी पर वो सब मोशन कर रहा है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान, कोई भी चीज जो भी पृथ्वी पर मौजूद है वो सब भी क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। इसका मतलब पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक चीज गति में है ना। और पृथ्वी भी गति में है। अगर हम देखते हैं इसको अपने सोलर सिस्टम से, यानी पृथ्वी में जितने ग्रह हैं उन सबको मिला दे सोलर सिस्टम बनता है, तो सोलर सिस्टम में देखेंगे तो ये पृथ्वी पे गति कर रही है। उसके साथ साथ अगर हम सोलर सिस्टम के बाहर से देखते हैं तो सोलर सिस्टम भी हमारा गति में करता है, समझे कि नहीं? हमारा सोलर सिस्टम भी गति कर रहा है। हम सबको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है, वो जो गैलेक्सी होती है हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है बताओ? हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे, आकाश गंगा, है ना, आकाश गंगा, है ना। तो उसकी मतलब उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल बीच में है। गैलेक्सी कैसे होती है? इससे होती, ठीक, इससे उनका पूंछ का आकार का होता है, बहुत सारी, ठीक? तो इनके बीच में यहाँ कहीं पर ये है हमारा सूरज, ठीक, और वो इस पूरी गैलेक्सी के क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। एक दिन आएगा इसमें मिल जाएगा, समझे कि नहीं? इस तरीके से तो हम देखते हैं कि हमारी ये जो सोलर सिस्टम वो भी मोशन में है। इसका मतलब क्या है कि जो हम सूरज देखते रुका हुआ है, सूरज भी रुका नहीं, वो भी मोशन में कर रहा है ना, वो भी मोशन कर रहा है। उसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि ये जो हमारी गैलेक्सी वो पूरे होल यूनिवर्स का चक्कर लगाती है, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है जिसमें अनंत लाखों गैलेक्सी हैं, करोड़ों गैलेक्सी हैं, उस गैलेक्सी, सारी गैलेक्सी पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाती है। और इस जो ब्रह्मांड की बात करते हैं वो है ऑब्जर्वर यूनिवर्स। ऑब्जर्वर यूनिवर्स यानी कि प्रेक्षित ब्रह्मांड है, यानी वो ब्रह्मांड जिसके बारे में हमको पता है। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं जिसके बारे में हमको नहीं पता है, उनको हम मल्टीवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक। हो सकता है कि हमारा जो यूनिवर्स है उस मल्टीवर्स के चक्कर लगा रहा हो,
ऐसा मानते हैं कि जो चीजें यहाँ हो रही है इसका सेम टू सेम किसी एक मल्टीवर्स में हो रहा होगा, जो कि इसका उल्टा हो सकता है। समझे कि नहीं? ऐसा मानते हैं भाई, वो सब हाँ क्या हमको खुद नहीं पता चलता, समझे कि नहीं? तो मल्टीवर्स वाली चीजें हो सकती है। यानी मल्टीवर्स का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड है, और उन ब्रह्मांडों में हो सकता है सेम जैसे यहाँ पे हम लोग टीचिंग कर रहे हैं उसी तरीके से वहां पे कोई सचिन सर ऐसे पढ़ा रहा है, समझे कि नहीं? तो मल्टीवर्स की थ्योरी है, प्रैक्टिकल हो नहीं सकता क्योंकि हाँ कुछ पता नहीं सकते हैं, समझे कि नहीं? क्या पता और कुछ नाम हुए, भाषा अलग हुए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स हमको नहीं पता। बात को समझो पहले कि अलग चीजें हो सकती हैं, तो यूनिवर्स बहुत सारे हो सकते हैं, ये कहने का है। तो हमारी जो गैलेक्सी है, जो हमारा धरती है, वो मोशन में नहीं है, कहने की बात सिर्फ इतनी है ना। यानी हम लोग मोशन में, मतलब हम लोग मोशन में ही है, सब लोग क्या है, मोशन में, कोई भी चीज रुकी हुई नहीं है, सब चीज मोशन में। तो उसी मोशन के बारे में हमको पढ़ना है, उनके नियम के बारे में पढ़ना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब इसी में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक, उनका नाम क्या था, अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, याद रखना है इसको, ठीक। तो यूपीएससी में पूछते हैं इसको, मतलब पूछे हैं, पूछते का आपके बारे तो नहीं पूछे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक, सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक। इस सिद्धांत क्या कहता है, ये बस वाला काम कहता है, ठीक है। बस वाला सिद्धांत, या बोल सकते हो कि लाइट ऑफ मोशन। सिर्फ नाम याद रखना, नाम क्या क्या याद रखोगे, अर्थ के बारे में जो दो चीजें बताई वो याद रखोगे, और सापेक्षता का सिद्धांत याद रखोगे। इस सिद्धांत में क्या बताया इन्होंने कि हम मानते हैं अगर जैसे ये बस है, ठीक, ये चीजें हमने बताई कि अगर मान लो बस के अंदर कोई बैठा व्यक्ति है तो उसको तब तक नहीं पता चलेगा मोशन में जब तक वो बाहर की चीजों को नहीं देख लेता है, अभी तो पता चले, है ना। तब उसको पता चलेगा जब बाहर की वो कोई चीज देखता है, यानी उसको बाहर क्या देखना होगा, जो बाहर चीजें मौजूद है ना। तो उसके लिए उसको जो कहीं उसको चाहिए, वो चाहिए कोई एक स्थिर बिंदु, यानी ऑब्जर्वल पॉइंट चाहिए, ऑब्जर्व पॉइंट, यानी जिससे वो पता लगा सके कि हम मोशन में हैं। उसके लिए उसको एक पॉइंट चाहिए, उसी को बोलेंगे ऑब्जर्वल पॉइंट या फिर स्थिर बिंदु, जिसको देख के हम बता सके कि ये चीज मोशन में है। समझे कि नहीं बात को, समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल से ट्रेन में अगर हम लोग जा रहे हैं, ठीक, ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जाते समय अगर हम, जैसे एक ट्रेन इस तरफ से जा रही है, एक ट्रेन इस तरफ से जा रही है, ठीक, दोनों की जो गति है वो एक समान है, इस तरफ वो इस तरफ, ठीक। तो हमको लगेगा कि जो ये दोनों ट्रेन है वो रुकी हुई है, गति में नहीं है। ऐसा कभी ट्रेन में सफर करोगे तो पता चलेगा कि जब दोनों ट्रेन की स्पीड इक्वल है, बराबर, मान लो इसकी भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों स्पीड में हम यहाँ बैठे होंगे, यहाँ पे कोई बैठा होगा तो लगेगा दोनों रुके हुए हैं, सीधे वो हमको देख रहा है, उसको देख रहा है, तो सीधे सीधे, समझ रहे हो? ठीक है, उल्टा था चलो। तो 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 यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे स्पीड बराबर है, तो हमको पता नहीं चलेगा कि हम मोशन में है कि रुके हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको एक स्थिर पॉइंट ढूंढना है, क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर है तो दोनों मोशन में है, तो इक्वल मोशन में है, तो हमको पता नहीं चलेगा। तो हमको कोई एक स्थिर पॉइंट चाहिए, नहीं रेस्ट पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे हम इस तरफ देखेंगे, वो इस तरफ देखेंगे, पेड़ वगैरह जा रहे हैं, वो इस तरफ देखेगा तो पेड़ वगैरह जा रहे हैं, तो पता चलेगा नहीं नहीं अभी ट्रेन में ही चल रहे हैं, तो क्या नहीं। हाँ, ट्रेन की पटरी देख लो, हम यहाँ बैठे, देखो यू ट्रेन का बोगी है मान लो, ठीक, पटरी यहाँ दिखाई पड़ी, हम यहाँ बैठे हैं, कैसे देखबे, ऐसे ऐसे कोई धक्का दिए जाओ, मिले हो जाए, कहते मिले हो जाए। अरे हमारे रहन भैया ये ना बनारस से, तो हम पैर ऐसे नीचे, हम ऐसे फाटक के पास बैठे ना, फाटक के पास रेल पटरी पटरी जैसे उनने, जैसे गेट है तो गेट के बाहर से लटक के कुछ लोग बैठे रहा, तो वैसे यहाँ बैठे रहा, तो पैर नीचे करके, तो अचानक से पैर एक चीज पर लगा, धड़ से दी, हमारा तो एकदम हालत खस्ता, एकदम से कहूँ लड़बड़ी की मर वर तो नहीं बच गए। मतलब अजीब लगा कि पहली बार जिंदगी में कब हुआ वैसे, पहली बार बैठे ना पटरी, हाँ पता नहीं क्या लगा, हमको नहीं पता चला, ज्यादा तेज नहीं लगा रहा है, लेकिन चप्पलें पहन रहे हैं, जबकि शायद और कुछ लगा हुआ है, कोई लोहा वगैरह चिन्ह रहा हुई। तो फिर उसके बाद हाँ तो काम हो जाता है। हाँ तो हम पैर पे अलग हो जाए समझे कि नहीं, तो हम पैर नीचे गिरे, मेन चीज वो जो रहा है ना सीधे हुआ, जैसे ट्रेन की ऐसे सीधे सीधे उगा हुआ था, ऐसे ऐसे बने हुआ, वो नहीं हुआ कि आगे पीछे हुई है, ऐसे नहीं हुआ, सीधे हुआ था। तो तुम पैर यहाँ रखे तो कैसे रख लाओ, समझो कि नहीं, एक सिर छोड़ के, तो इप्पा पे दोबारा इप्पा पैर रखे, फिर नीचे नहीं रखे, बैठ पे वही दिखा, लेकिन अरे यार उनको जगह नहीं रहा पूरी ट्रेन में आधे रात 2 घंटा खड़े, मैंने 2 घंटा बैठे, ऐसे करके यार। चलो ठीक, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कहाँ आएगी, कुछ नहीं।
तो ये बात समझ में आए कि नहीं? अगर हमें पता करना कि मोशन में है तो हमको एक स्थिर बिंदु की जरूरत पड़ेगी, वही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो कि आइंस्टीन ने दिया था। समझे कि नहीं बात को? ठीक, तो याद रखना का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कहीं पर होती है तो याद रखना स्थिर बिंदु की जरूरत पड़ती है हमें किसी भी वस्तु को गति में पता करने के लिए। समझे कि नहीं है? अब हम गति को समझने के लिए दो चीजें समझेंगे, एक है चाल यानी स्पीड, ठीक, ये दोनों चीजें आज हम लोग खत्म करेंगे, ठीक, और फिर है वेग। अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा छोटा टॉपिक है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट वो छोटा छोटा है, वेलोसिटी, ये दोनों चीजें हम लोग खत्म करेंगे। हम जब कक्षा 11 में पहुंचे तो हमारे सर जी बार बार वेलोसिटी वेलोसिटी बोलते हैं, मुझे कहा वेलोसिटी बोलना हमका समझ नहीं आ रहा। एक है इसके आगे, इन दोनों को मिला के एक चीज बनेगा, वो होगा एक्सेलरेशन, त्वरण। तो वो जब बोला हमको समझ में जो कहा है एक्सेलरेशन, मतलब वो इंग्लिश बोला हिंदी समझ में नहीं आवा, मुझे कहा है। फिर जब पढ़ावे लगे कक्षा 9 के में भाई यूट्यूब पर पढ़ा तो समझ में आवा कि यूं यहाँ से चीजें बता रहे समझे में नहीं आ रहे उस समय। या मूवी बता नहीं देख के आओ अगर टाइम हो तो, वरना फिर कोई बातें नहीं, समझो कि नहीं? तगड़ी मूवी है सर, हैं? अब तो तुम्हारा गलती है, तुम बैठे रह रहे हो, हम तो नहीं बैठे रह रहे। चलो देखो इधर दो कंसेप्ट समझते हैं यहाँ पे, एक है डिस्टेंस, ठीक, इसको बोलते हैं दूरी, और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन, ठीक। तो ये दोनों चीजें क्या होती बता सकते हो, किसी को पता है? अगर हम यहाँ से हम तुमसे यूँ नहीं एग्जाम्पल नहीं पूछ रहे हैं, क्या होगा यू डेफिनेशन क्या हो यू बताओ, डेफिनेशन, चलो डेफिनेशन बताओ तुमको। तो तुम क्या बताइयो, अगर मान लो तुम कहीं पर गयो, कहीं पर कोनो स्कूल गयो, कोनो एडमिशन कहीं कराओगे हो, तुमसे पूछिन कि डिस्टेंस क्या होती है, तो तुम उनका यूँ थोड़े ना बताइए कि हमका पता है, लिख के बता सकी थे, लेकिन पढ़ ना पाइबे, हम बोल ना पाइबे, हमका शर्म आवत है, हमका अकेले कमरा में बैठा के पूछो तो बताइए, कैसे बोलिए हैं? आए नहीं बताओ, बताओ, नौटंकी ना बताओ यहाँ। तो वह तो बता रहे, पागल पागल एकदम, तो बता का तुमका खुद नहीं पता हम क्या बता रहे हैं। न प्रभु, डिस्टेंस यानी कि बताओ। चलो देखो, डिस्टेंस होती दो पॉइंट के बीच की, ठीक, दूरी, हाँ लंबाई है ना, लेंथ, लंबाई है ना, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस, ठीक। सेम यही डेफिनेशन इसमें भी होगी, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, या लंबाई या बोल दो डिस्टेंस, है ना, लेकिन ये डिस्टेंस क्या होगी? शॉर्टेस्ट होगी, यानी कि न्यूनतम होगी, ठीक, न्यूनतम दूरी होगी, समझे कि नहीं? तो न्यूनतम जब दूरी होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। अगर वही लंबाई नॉर्मल है तो उसको हम क्या बोल देंगे? डिस्टेंस बोल देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर अपने स्कूल जाता है, ठीक, और फिर 5 किलोमीटर स्कूल से अपने घर आता है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो टोटल हो गई 10, है ना, 10 किलोमीटर। लेकिन अगर इसी के हिसाब से इसकी डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो वो 0 है ना। 0 क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो अपने घर से चलना शुरू किया था और एंड में वो कहाँ पे आ गया? अपने घर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाती। समझे कि नहीं? तो ये बेसिक डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में, ठीक। तुम लोग के लिए होमवर्क है कि इसके बीच में डिफरेंस लिख के लाना है, ठीक। क्वेश्चन समझ लो, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये होमवर्क है।
समझे कि नहीं? समझो कि नहीं? समझ में आएगा तो हम बाकी आंसर इसका भेज देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक। अभी दो चीज़ समझो, जो है कोई भी जो वैल्यू होती है वो दो तरीके की हो सकती है। बोल सकते हो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्या है? नहीं अभी नोट करो, अपने व्हाट्सएप पे भेजो। हाँ मार्कर कहाँ रखती है? देखो तो फिजिकल क्वांटिटीज जो होंगी, एक होगा वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक, दूसरी होगी स्केलर। आवाज ना करो, सब लोग लिखो, एक के सीट पर बैठो। ठीक, तो दो तरीके से क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। एक होंगी वेक्टर क्वांटिटीज, दूसरी होंगी स्केलर। इसको बोलेंगे अदिश राशियां, ठीक, इसको बोलेंगे सदिश राशियां। ठीक है, याद रखना इन दोनों चीजों को। चलो ठीक, देखो पहले इसको समझते हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या होंगी और फिर समझेंगे वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज होंगी ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक, हमें उसका जो है बोल सकते हो कि डायरेक्शन यानी दिशा, और उसके साथ साथ जो है उसके परिमाण, परिमाण को क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलेंगे या फिर जो है क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा, परिमाण। उसके परिमाण की आवश्यकता होगी, ठीक। इसको इस तरीके से समझो, जैसे है एग्जाम्पल है इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्यों स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन की। क्यों डायरेक्शन की? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि हम देखेंगे नहीं, बताए दे रहे हैं। जैसे मान लो कि ये हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट दिखाना है, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन नहीं होगी तब तक न्यूनतम दूरी नहीं होगी, लेकिन शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं होगी अगर ये हम इसको सीधे नहीं बनाएंगे। तो इसके लिए हमें इसकी डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, समझे कि नहीं? डायरेक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमें शॉर्टेज डिस्टेंस कवर करनी है। समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? अगर हम शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं जाते तो हम किसी भी डायरेक्शन ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जाएं, यहाँ पे ऐसे जाएं, तब ये हमें डायरेक्शन फिक्स नहीं ना। लेकिन डायरेक्शन में फिक्स है कि हमें सीधे ही जाना है, हम इधर उधर नहीं जा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन डिस्टेंस में अलग अलग जाएंगे तो वो ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी, समझे कि नहीं? तो जो भी चीजें डिस्प्लेसमेंट से बनेंगी वो सब चीजें स्केलर में आ जाएंगी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होंगी। अभी यही दो चीज समझो, ठीक। जैसे जैसे हम आगे पढ़ाते जाएंगे वैसे बताते जाएंगे कि ये स्केलर क्वांटिटीज है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक, 9th से लेके 12th तक के यहां से क्वेश्चन हर साल 2 से 4 नंबर का आना है, ठीक। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की पूछ सकता है कि ये वेक्टर है या फिर स्केलर क्वांटिटीज है। समझ में आएगी नहीं बात? तो याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, जिसमें डायरेक्शन भी और क्वांटिटी भी हो। क्वांटिटी का मतलब क्या? जैसे अगर हम बोलते हैं ये कितने मीटर है तो बोलती है 5 मीटर है ना। तो 5 मीटर, ये जो 5 लिखा है ना, ये इसका मात्रा है यानी क्वांटिटी, समझे कि नहीं? और जो ये मीटर लिखा है ये इसका यूनिट है यानी कि मात्रा है ना, मात्रक है। लेकिन ये जो हमने डायरेक्शन बनाया कि इस तरफ है ये, समझे कि नहीं? तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाती। समझ में आएगी नहीं बात? हमें जो वेक्टर क्वांटिटीज में, इसमें केवल परिमाण की जरूरत पड़ती, इसमें सिर्फ हमें क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, यानी उसका अमाउंट कितना है, समझे कि नहीं? जैसे इसका एग्जांपल हमने बता दिया, ठीक, डिस्टेंस हो गया, ठीक,
जैसे मान लो ये हमारा घर है, यहाँ पे मान लो मंदिर है, ठीक, और यहाँ पे मान लो कि जो है मैदान है, ठीक। तो पहले हम मंदिर गए जो कि 5 किलोमीटर, फिर मंदिर से मैदान गए जो कि 3 किलोमीटर, और फिर यहाँ से घर गए जो कि 4 किलोमीटर। तो टोटल जो हो गया, ठीक, तो 5 3 8 4 12, तो ये 12 किलोमीटर जो है ना, इसमें सिर्फ क्वांटिटी की जरूरत है, डिस्टेंस में। हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे कि पहले इधर गए इधर गए इधर गए, हमको नहीं पता। वो क्या पता इधर इधर जा रहा था, बीच में नाली आ गई तो कूद के चला गया, समझे कि नहीं, तो अलग हो गई ना। लेकिन इसमें अगर नाली भी आ रही तब भी उसके अंदर जाना पड़ेगा, समझे कि नहीं बात को। तो इसमें तुम्हारी डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हो। अभी लिख नहीं रहे हो, अगर कल लिखा ना मिला तो तुम अपना देखो फिर, समझो कि नहीं। तो ये होता है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, समझे कि नहीं। इसमें एक और एग्जांपल हो जाएगा, वो होगा स्पीड, ठीक। और जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो हम पता करते रहेंगे कि वो फिजिकल स्केलर क्वांटिटीज है या फिर वेक्टर क्वांटिटीज हो। इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन आना पक्का है, समझे कि नहीं, समझ पाए कि नहीं बात है। तो ये नोट कर लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो देखो, आप पढ़ना है कि स्पीड यानी कि चाल क्या होती है, ठीक। अरे बाप, स्पीड होती है कि कितनी यूनिट टाइम में हम जो है किसी डिस्टेंस को कवर करते हैं, ठीक। स्पीड क्या होगी, कितने यूनिट टाइम में हम किसी भी डिस्टेंस को कवर करेंगे, वो हो जाएगी स्पीड, ठीक। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई यूनिट टाइम, ठीक। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक। किसी यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम मतलब हो गया 1 सेकंड हो गया, 1 मिनट हो गया, समझे कि नहीं, 1 घंटा हो गया, ठीक। तो ये सब यूनिट टाइम मानते हैं, मतलब एक हम यूनिट मान लिए कि ये इतना होगा, ठीक। तो किसी यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस को कवर करते हैं, वो कितने रेट से करेंगे, कितने दर से करेंगे। दर मतलब समय यानी कि टाइम, समझे कि नहीं, वो हो जाती है स्पीड, ठीक। तो स्पीड इज इक्वल टू, हमने बचपन से पढ़ रखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, ये फॉर्मूला पता ही होगा। अगर इसमें और फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर हम डिस्टेंस या टाइम निकालना है तो क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो 3 फॉर्मूले इससे बन रहे हैं, समझे कि नहीं। अब बताओ इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट यानी मात्रक। डिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट अभी बताया है मीटर, और टाइम का यूनिट सेकंड। तो यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। ये इसकी फंडामेंटल यूनिट यानी एसआई यूनिट है, समझे कि नहीं। और क्या यूनिट हो सकती है, किलोमीटर पर आवर, समझे कि नहीं। तो ये सब चीजें याद रखनी है। हमने तुमको बहुत पहले जब शुरू किया था क्लास 9 की पढ़ाई तो बताया था मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करोगे, है। और दोनों चीजें बताई थी ना, इसको इससे कब चेंज करोगे, इसको इससे कब चेंज करोगे, है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना तो किससे गुणा करोगे, है 5/18 से, है ना। और उल्टा करना है तो 18/5 से, ठीक, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये चीज याद है कि नहीं, याद नहीं तो याद कर लेना है, समझे कि नहीं, रिवीजन कर लेना है। तो ये यूनिट है, ये चीजें, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये स्पीड है। स्पीड के बारे में अब और क्या पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि स्पीड के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक, टाइप्स ऑफ स्पीड। लेकिन यहां से तुम्हारे बनेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक, यहां से क्या बनेंगे, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करने के 2 तरीके। पहला तरीका है टॉपिक खत्म, ठीक, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल खत्म, ठीक। यानी से स्पीड पढ़ा, अब स्पीड से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है, ठीक, वो हमने सॉल्व कर लिया, न्यूमेरिकल खत्म। दूसरा तरीका है पूरा थ्योरी खत्म हुए के बाद, जो पूरा चैप्टर खत्म हुए के बाद, थ्योरी खत्म हुए के बाद अब हम लोग न्यूमेरिकल करिए, यू है दूसरा तरीका। तुम लोग क्या प्रेफर करे हो कि हम कैसे करें, न्यूमेरिकल करना बेटर है हमें लिए, है ना। तो पहले हम लोग पूरा थ्योरी कंप्लीट कर रहे,
फिर उन चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल हैं पूरी किताब में, और कहूँ जो हमका समझाओगे इंपॉर्टेंट लगे उनका एक बार में कर लेना है। समझ गए कि नहीं बात? तो अभी ये खत्म हुआ, इसके बाद हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। देखो टाइप्स यानी प्रकार, ठीक है। इसके टाइप्स क्या होंगे? तो पहली एक डिस्टेंस होगी, मतलब स्पीड होगी, याद रखना। हम स्पीड बोलेंगे और कुछ निकल जाएगा तो स्पीड ही समझना। एक होगा यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड है ना। इसको बोलेंगे एक समान चाल, ठीक। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस बढ़ेगी टाइम भी बढ़ता, मतलब बराबर रहेगा, ठीक। जैसे मान लो हम लिख देते हैं कि उसकी जो डिस्टेंस, ठीक, और टाइम दोनों बराबर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई व्यक्ति पहले 5 किलोमीटर आधे घंटे में जाता है, यानी 30 मिनट में जाता है, तो अगले भी 5 किलोमीटर वो इतने में ही जाएगा, फिर इतने में जाएगा, और फिर इतने में जाएगा, बार बार इतने में ही जाएगा, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में आई कि नहीं बात है? इसका ग्राफ बनता है, कैसे ग्राफ बनेगा? जैसे ऐसे है, तो इधर मान लो है टाइम, ठीक, इधर मान लो स्पीड, तो ये ऐसे बढ़ेगा। समझे कि नहीं? इस तरीके से। तो याद रखना ये चीजें। देखो नौटंकी वाली चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, पहले बता दे रहे हैं। कंसेप्ट जो बनाने में काम आएंगे वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको बोलेंगे असमान चाल, ठीक। असमान चाल क्या होगी? यही उल्टा हो जाएगा, इसमें डिस्टेंस और टाइम क्या हो जाएंगे? बराबर नहीं होंगे, चेंज होता रहेगा बार बार, ठीक। जैसे मान लो पहली बार कोई बाइक चला रहा है, वो 30 पहले वो जो है पहला वो 5 किलोमीटर मान लो, या 30-15 मिनट मान लो, बहुत तेज चला रहा है ना। और उसके बाद दूसरा जो है 5 किलोमीटर मान लो वो 1 घंटा लगा दिया, ठीक। तो यहाँ पे जो वो डिस्टेंस, जो वो स्पीड में चल रहा है, वो कैसी स्पीड होगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। समझे कि नहीं? है ना। इस तरीके की स्पीड क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म। तो हम लोग सब जो चलते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में चलते हैं, है ना। कभी हमारी स्पीड एक जैसी नहीं होती। जाओ डेली 4:30 बजे आ जाना, ठीक, टाइम से। बस यही कर लो, चलते हैं घर हम लोग, ठीक। उसके बाद जो अगली स्पीड है उसको बोलते हैं एक और स्पीड, जिसको वो इसको एवरेज स्पीड बोलेंगे, ठीक। एवरेज को हम हमेशा AVJ से लिखेंगे, याद रखना। जी का बोलते हैं इसको, जी ग्रेप्स, हाँ। तो इसको औसत चाल बोलते हैं, तो एवरेज स्पीड, ठीक। एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज निकालना तो पता है ना सबको, एवरेज, हाँ एवरेज, एवरेज हम गलत बोल रहे हैं। तो एवरेज निकालना जो होता है ना, वही एवरेज स्पीड होती है। मतलब कि तुमने कितनी डिस्टेंस जो है कितने टाइम में ट्रेवल की, टोटल जोड़ दिया गया, है ना। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस, ठीक। ये होता है इसका फॉर्मूला। समझ में आई कि नहीं बात? तो यही फॉर्मूला जो हमने शुरुआत में लिखा है, S बराबर D/T, है ना। यहाँ पे याद रखना डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग जो है S से लिखेंगे, ठीक। डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो डिफरेंस बताया ना, उसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को अलग अलग तरीके लिखते हैं, वो भी बताना है कि डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय D और डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय S, है ना। तुम यहाँ पढ़ रहे हो तो स्कूल दिमाग बाहर भेज दो, जब स्कूल जाओ तो यहाँ वाली चीजें भूल जाओ, फॉर्मूला चीजें याद रखो, जो कंसेप्ट वाली चीजें उनका भी याद रखो। अगर कोई पूछ रहा हो तो तरीके से बताओ, समझो कि नहीं। तो ये तुम्हारा स्पीड खत्म हो गया। अब स्पीड के न्यूमेरिकल बचेगा, जब हम लोग पूरा खत्म कर लेंगे तो स्पीड के न्यूमेरिकल, डिस्टेंस स्पीड को न्यूमेरिकल करेंगे। कल हम लोग वेलोसिटी से शुरू करेंगे, ठीक। कल ये चैप्टर साफ हो जाएगा। 2 दिन में चैप्टर टाटा बाय, ठीक। 1 दिन में न्यूमेरिकल खत्म।